हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से सुपर 30 के इस सीरीज में। मैं विकास कुमार झा। आज मैं हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ बच्चों। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा कि मैंने सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, है ना। और अब हम हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बच्चों। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो देख लीजिए। इसमें मैंने अच्छे तरीके से जो है सीडीपी के कॉन्सेप्ट्स को भी समझाया है और क्वेश्चंस तो मैं करवाए रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन से बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हिंदी पेडागोजी का, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में पठन कौशल विकसित करने का उद्देश्य नहीं है। पठन कौशल को विकसित करने का, ठीक है, यानी कि रीडिंग स्किल्स की बात यहाँ पे की जा रही है ना। तो पाठ्य सामग्री को डिकोड करना, पाठ्य सामग्री में से अर्थ ढूंढना, अर्थ तो बेसिकली होता है पढ़कर अर्थ लिखना। पाठ्य सामग्री में से निष्कर्ष निकालना, यस पढ़कर जो उसका निष्कर्ष निकालते हैं। और पाठ्य सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना कि उससे पहले जो पढ़ा है उससे कितना कनेक्ट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बट डिकॉर्ड मतलब होता है केवल सुनना, सुनकर अर्थ ग्रहण, मतलब डिकॉर्ड मतलब कि जैसे कोई भी कितना अच्छा आपने डिकॉर्ड किया, कितना अच्छा आपने उसको सुना है, तो सुनने से संबंधित ये पॉइंट हमारा हो गया। तो उसने नॉट पूछा है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा फर्स्ट। बाकी सारे सही हैं, अर्थ भी ग्रहण करेंगे, निष्कर्ष भी निकालेंगे और पूर्व ज्ञान से इसको क्या करेंगे हम जोड़ेंगे भी। तो इसका आंसर कौन सा नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हमारा पहला होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अध्यापिका को कक्षा 6 में एक कहानी पढ़ानी है। वह एक दिन पहले विद्यार्थियों को एक कहानी पढ़ने के लिए देती है, मतलब एक दिन पहले ही दे दिया, और उस पर विचार बिंदु संभावित करने के लिए कहती है कि उस पर विचार करो। यहाँ पर वह क्या करने का प्रयास कर रही है ना। तो यह पठन पूर्व कार्य है, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को जोड़ रही है, कक्षा में प्रभावशाली पठन और अधिगम के लिए संभाजिक गतिविधियाँ करा रही है, विद्यार्थियों को अपने लेखन कार्यों में संकलन करने की नियुक्ति कर रही है, युक्ति कर रही है। देखो यहाँ पर देखो उसने क्या किया कि 6 को एक कहानी पढ़ानी है, तो उसने क्या किया, विद्यार्थियों को कहानी पढ़ने के लिए देती है, पहले से दे देती है, फिर उसको बाद में डिस्कस करती है। तो बच्चा क्या कर पाएगा, उससे विद्यार्थी अपने ज्ञान से जोड़ पाएंगे। तो जब हम कोई चीज़ पहले से पढ़ते हैं ना, तो फिर हम उसको अपनी नॉलेज से जोड़ पाते हैं, ठीक है। तो कक्षा में क्या होगा कि विद्यार्थी अपने ज्ञान से उसको क्या कर पाएगा, जोड़ पाएगा, ठीक है। सामाजिक गतिविधि की यहाँ पे कोई बात हो ही नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ पे अकेले हर बच्चे को अलग प्रकार के टास्क कार्य दिए हैं पढ़ने के, है ना। तो ये वाला पॉइंट में होगा, और लिखने वाली यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान से क्या करने की कोशिश कर रही है, जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बुनियादी चरण तो याद रखना 4 चरण बताए थे NEP 2020 ने, 5 + 3 + 3 + 4। ये जो शुरू का 5 साल है ये बुनियादी चरण था बच्चों। तो पहले जो 5 साल रखे गए थे, ये पहले जो 5 साल लिखे वर्ष जो रखे गए थे वो बुनियादी चरण रखे गए थे बच्चों। इसको हम फाउंडेशनल फेज बोलते थे बच्चों, जिसमें आपके कौन कौन से बच्चे आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं नर्सरी वाले बच्चे, जूनियर जो किंडर गार्डन वाले बच्चे होते हैं, सीनियर किंडर गार्डन के बच्चे होते हैं, और फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे इसमें आपके आ जाते हैं। क्योंकि सेकंड क्लास के बच्चे आप जो है ये एक तरह से प्री प्राइमरी एजुकेशन में आपके आ गए हैं। तो शुरू के जो 5 साल है वो बुनियादी शिक्षा में रखे गए थे। तो आंसर क्या है बच्चों, कक्षा 2 तक विद्यार्थी को कक्षा 2 तक विद्यार्थियों के शिक्षा के पहले 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष तक करने की बात की गई है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा फर्स्ट की कक्षा 2 तक विद्यार्थियों शिक्षा के विद्यालय शिक्षा के पहले 5 वर्ष के, मतलब 5 वर्ष तक उन्होंने बुनियादी शिक्षा की बात की थी। बाकी इसमें 3 वर्ष है, 8 वर्ष है और 10 वर्ष है। तीनों आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा कौन सा होगा बच्चों, हमारा फर्स्ट वर्ष, क्योंकि लिखा हुआ है 5 वर्ष जो हैं वो आपके क्या होंगे, बुनियादी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे दीवारों और फर्श पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं, स्क्रिबल करते हैं। स्क्रिबल आपने देखा होगा, बच्चे ऐसे मतलब कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, लाइन में खींचते रहते हैं, हमने देखा होगा। ये किसका हिस्सा है, आरंभिक साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता, ये पठन के बाद की साक्षरता, और ये पठन के दौरान। तो पठन तो कर ही रहा है, आड़ी तिरछी लाइन खींच रहा है बच्चा, तो इसको बोलते हैं आरंभिक साक्षरता। इसको इमरजेंट लिटरेसी बोलते हैं इंग्लिश में, इमरजेंट लिटरेसी। इसमें क्या होता है कि बच्चा लिखने से पहले का टास्क करता है, लिख नहीं रहा है बच्चे से लाइन खींचना पकड़ना से, हमने देखा होगा बच्चे को कुछ करते हैं, किताबों को पकड़ते हैं, पेज को, और पेज पर कुछ लिखते रहते हैं, हमने देखा होगा। तो ये इसको आरंभिक साक्षरता कहते हैं। मतलब कि शिक्षण के मतलब लिखने
कौशल के जस्ट पहले का टास्क काम होता है, जहाँ बच्चा लिख नहीं रहा है बट लिखने के संबंधी क्रियाकलाप कर रहा है, ये कह सकते हो। तो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों हमारा, डेट इज फर्स्ट, आरंभिक साक्षरता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विद्यालय शिक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषिता का उद्देश्य क्या है। मतलब मातृभाषा आधारित का मतलब ये हुआ कि मातृभाषा का जहाँ पर प्रयोग हो रहा हो। तो बहुभाषित वातावरण का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सभी प्रकार की भाषा वाले बच्चे होते हैं। इनफैक्ट ये इसका कहने का मतलब ये है कि हर बच्चा अलग प्रकार की भाषा के साथ क्लास में आता है। तो एक क्लास जो होती है बहुभाषिता होती है, जहाँ पर हर बच्चा अपनी मदर भाषा यानी कि मदर लैंग्वेज के साथ क्लास के अंदर आता है। ठीक है, तो बच्चे के मातृभाषा को सीखें और अपनी मातृभाषा के माध्यम से सीखें। ठीक है, बच्चे के विद्यालय की भाषा अंग्रेजी और हिंदी सीखें और बाद में विदेशी भाषा सीखें नहीं। बच्चे की कार्यालयी भाषा अंग्रेजी और विदेशी भाषा सीखें, ऐसा नहीं है। बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत मातृभाषा में करें, बिल्कुल सही है, उनकी मातृभाषा में करें और फिर उनको अन्य भाषा से जोड़ें, क्योंकि बच्चे की मातृभाषा सबसे पहले भाषा होगी। तो आपको क्लास में क्या करना है, बच्चे की मातृभाषा को पहले वैल्यू देनी है, यानी कि जो बच्चे की मातृभाषा है उसको पहले वैल्यू देनी है, उसके बाद आप उसको अन्य भाषाओं को क्या करोगे, सिखाओगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, फोर्थ। नेक्स्ट है, अध्यापिका कक्षा में 2-2 के जोड़े में कार्य करवाती है ना। शिक्षार्थियों को 6 वाक्य देती है, 6 वाक्य को देती है और उसको जोड़े बांट देती है। एक समूह को दिया गया है और शिक्षार्थी को जोड़ी में है। ठीक है, एक को वाक्य बोलना और दूसरे को सुनकर लिखना। मतलब एक जोड़े में है, एक वाक्य को बोल रहा है और उसको क्या कर रहा है, दूसरा लिख रहा है। ऐसा वे बारी बारी करेंगे और 6 वाक्यों को इस तरह से पूरा करेंगे। ठीक है, और बारी बारी से पढ़ेंगे भी, बाद में उसको पढ़ा भी जाएगा, है ना। इस कार्य को क्या करने की कोशिश किया, ऑब्वियसली बात है कि वो वाक्य को पढ़ने के लिए उकसा रही है कि बच्चा वाक्य को देखेगा, पढ़ेगा, उसके बारे में जानकारी देगा, तो इसको नए नए वर्ड्स मिल पाएंगे। 6 वाक्य तो 6 लाइन्स की जो वर्ड्स बच्चे को मिल पाएंगे। तो बच्चे का क्या करा रही है, वो पठन कार्य करा रही है, सीधी सी बात ये है। लेकिन वाली यहाँ पे उतनी बात नहीं की, वर्तनी कोई बात नहीं की जा रही। आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, पठन कार्य, क्योंकि ग्रुप में बैठाया गया है और बच्चा ग्रुप में पढ़कर उसके बारे में बता रहा है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, पठन कार्य होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही है। भाषा अधिगम, भाषा सीखने के बारे में क्या सही है। भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है, ऐसा जरूरी तो खैर नहीं है, लेकिन रखते हैं इसको। कुछ भाषाओं को सीखना कठिन होता है, ऐसा तो नहीं है, भाषा तो बच्चा सीख सकता है। सभी बच्चे एक समान तरीके से भाषा सीखते हैं, ऐसा भी नहीं है। भाषा प्रयोग और संकलनता के माध्यम से सीखी जाती है, बिल्कुल सही है कि जितना भाषा को प्रयोग करोगे आप, उतना भाषा को आप क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, आपका फोर्थ होना चाहिए। व्याकरण भाषा का रूप है, भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका होती है, ऐसी बात है, क्योंकि जब अगर भाषा सिखा रहे हो तो व्याकरण के नियम भी हम बच्चों को सिखाते हैं, बट बिना व्याकरण के भी भाषा बोली जा सकती है। तो ये नहीं कह सकते कि अनिवार्य ही पॉइंट है, बट हाँ एक भाषा का अभिन्न अंग कह सकते हो कि व्याकरण होता है। तो आंसर बेस्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा, दैट इज फोर्थ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कक्षा 4 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को भोजन और करने पर संबंधित शब्दों पर चर्चा कर रही है। भोजन संबंधित और शब्द संबंधित चर्चा पर शंका कर रही है और शब्द संग्रहित कर लिए कहती है। उसके बाद वो इन संबंधित शब्दों पर चार्ट लिखवाती है, चार्ट बनवाती है, दीवार पर निर्देश करती है। ठीक है, मतलब कि जो टॉपिक था भोजन संबंधी कुछ चार्ट बनवाती है, उसको दीवार पे लगवाती है। वह सब कक्षा में शब्द भंडार के अधिगम के लिए कौन सी युक्ति अपना रही है। मतलब इससे बच्चे शब्द शक्ति का विकास करेंगे, नए नए शब्द सीखेंगे। और इसको क्या कहा जाएगा, ऑब्वियस ये बात है बच्चों कि जब हम किसी टॉपिक, किसी टाइटल बेस्ड कोई चीज़ करवा रहे होते हैं, शीर्षक बेस्ड या किसी पर्टिकुलर थीम पर बेस्ड, उसको बोलते हैं कथ्य परक थीमेटिक उपागम। देखो आजकल ना हमारे एनसीएफ ने भी बात कही है कि हमें टॉपिक पर फोकस नहीं करना, हमें थीम पर फोकस करना है। हमें उसके अंदर जो थीम है, जो वर्ड है, जो कहानी है, जो शब्द है, उस पर वैल्यू हमें देनी है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो थीम बेस्ड लर्निंग हमारी होनी चाहिए। और थीम बेस्ड लर्निंग के बाद आपको पता ही है कि एनसीएफ 2005 भी इस बात कहता है, तो कथन परक थीमेटिक उपागम का वो यूज करिए, क्योंकि ये थीम है। भोजन क्या है, एक थीम है, उसके संबंधी कार्य करा रही है, एक्टिविटी करा रही है, शब्द लिखवा रही है, चित्र बनवा रही है, तो वो थीम को फोकस करना चाहती है। याद रखना, आंसर इसका 3 होगा। कक्षा 5 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को समूह में अनेक बार चिल्हा मुनकन टंग ट्विस्टर कहा जाता है इसको,
पढ़ने के लिए कहती है वो ना, वो अपने शिक्षार्थियों को क्या सिखाने की कोशिश करी। ऑब्वियसली बात है उच्चारण सिखा रही है, क्योंकि वर्ड को उच्चारण करना सिखा रही है ना, कि वर्ड को टंग्स ट्विस्टर, जो वर्ड होते हैं जब बोलते हैं तो उसमें जो हमारी जीवा है वो कैसे कैसे चेंज होती है, बदलती है। ता का कैसे शब्द आता है, ता का कैसे शब्द आता है, फा का कैसे शब्द आता है, मतलब जो उच्चारण है शब्दों का या वर्णों का वो किस प्रकार से किया जाता है। टंग ट्विस्टर में वही होता है कि शब्दों का उच्चारण या अक्षर का उच्चारण कैसे किया जा रहा है। तो बस ये किस पर फोकस है, उसका उच्चारण पर फोकस है ना, उसके एक्सेंट पर। किस पे फोकस है, एक्सेंट है ना। एक्सेंट मतलब क्या होता है, उच्चारण पे फोकस है हमारा। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, इजीली इसका आंसर होगा सेकंड। भाषा अधिगम के संकल्पनात्मक अधिगम के दौरान कविता, राइम और शिशु गीत निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करती है। राइम्स आपने सुना भी होगा, राइम्स क्या होते हैं, तो इसमें लास्ट के जो अक्षर होते हैं वो मिल रहे हैं, उसको राइम्स कहा जाता है बच्चों। वे भाषा अधिगम के लिए निवेश का कार्य कर रही है, मतलब एक तरह से निवेश कर रही है, बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट अच्छा है। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता पोषित कर रही है, ये बात भी सही है कि बच्चे इमेजिन भी करेंगे शब्दों को सुनकर। कंठस्थीकरण, कंठस्थीकरण का मतलब होता है रटना। रटना आपको पता है नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये तो गलत है। वे कंठस्थीकरण से सीखना सिखा रही, ये भी गलत है। तो दूसरा और तीसरा तो गलत है, पर हाँ पहला दूसरा क्या है आपका सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जिसमें पहला फर्स्ट और सेकंड आंसर होना चाहिए। तो इसका सीधा आंसर लिख रहा है बच्चा हमारा, दैट इज फोर्थ, कि निवेश कार्य भी करवा रही है और उसको कल्पनाशील बनाए, क्योंकि नए नए राइम्स सिखाएंगे, वर्ड सिखाएंगे। शिशु गीत होता है जो बच्चों के संबंधित गीत होते हैं, तो बच्चे उसमें कल्पना भी करेंगे और कुछ ना कुछ बच्चे में अधिगम का विकास भी हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पहला और दूसरा। ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, फोर्थ पे दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड है ना, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को कहा गया कि अपने अभिभावकों और दादा दादी, नाना नानी को अपने बचपन और उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में बताएं। ठीक है, कि मतलब उनको कहा गया कि नाना नानी दादा दादी अपने जीवन, बचपन जीवन के बारे में बताएं। शिक्षार्थी को अपनी इस अंतःक्रिया के बारे में कक्षा में प्रस्तुत देनी है, मतलब उसको भी बताना है उस क्लासरूम के अंदर। बाद में वे इन संबंधित एक पोस्टर तैयार करेंगे और दीवार पर उसकी प्रदर्शित होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि टास्क है कि वो जाएंगे सर के पास, उनसे पूछेंगे उनके अनुभव के बारे में। तो एक तरह का ये टास्क है। कौन सा टास्क है बच्चों, इस टास्क को कहा जाता है प्रोजेक्ट टास्क। ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में बच्चे को क्या कहते हैं, कुछ सूचनाएं इकट्ठा करने को की जाती है, परियोजना कार्य बोला जाता है इसको बच्चों। वाचन गतिविधि ऐसा कुछ है नहीं, लेखन वाली कोई ऐसी बात नहीं है, मौखिक भाषा का विकास ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो आंसर क्या होगा, परियोजना कार्य। ये प्रोजेक्ट है जिसमें बच्चे जाते हैं, इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, सूचना लेके आते हैं, फिर इसको क्लासरूम में क्या किया जाता है, फिर डिस्कशन किया जाता है, यानी कि परिचर्चा की जाती है या उसके संबंधी गतिविधियां कराई जाती है। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए बच्चों हमारा, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 3 की एक अध्यापिका शिक्षार्थियों के प्रत्येक समूह को एक शब्द देती है, मतलब हर समूह को एक शब्द देती है और उन शब्द के आगे या पीछे कुछ जोड़कर नया शब्द बनाने के लिए कहती है कि उस शब्द को जोड़कर आपको एक नया शब्द बनाना है। इसे क्या कहते हैं, देखो इसे कहा जाता है कोलोकेशन। आपने कोलोकेशन के बारे में सुना होगा। तो कोलोकेशन एक ऐसे शब्द है बच्चों जो कि हमेशा जोड़े में यूज होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तो आप हमेशा जैसे कोई भी ऐसे वर्ड जो दो की जोड़ कर, मतलब कि जो ना कंप्लीट होकर बनता है ना, जैसे कोई भी शब्द हो सकते हैं, जो शब्द जो आपस में जुड़कर, मतलब एक साथ जहाँ पर जो शब्द आपस में एक साथ यूज होते हैं ना बच्चों, उनको कहा जाता है ये। अभी मुझे कोई ऐसा वर्ड याद नहीं आ रहा, बट जो कि एक साथ ही यूज होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलोकेशन कहते हैं। तो साथ साथ रखकर, क्रम में रखकर, मतलब क्रमबद्ध रूप से होगा बच्चों। ठीक है, हाँ ना, ये अब याद रखना बच्चों, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि होता है बिग न्यूज, ग्रेट न्यूज़। ग्रेट न्यूज़, न्यूज़ के साथ हम ग्रेट वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चों, है ना। बिग न्यूज कभी नहीं होता, बिग न्यूज नहीं होता। जैसे कि अब जैसे मैंने ग्रेट न्यूज के साथ मैंने क्या वर्ड यूज किया, ग्रेट वर्ड यूज किया, क्योंकि न्यूज के साथ हमेशा ग्रेट वर्ड ही यूज किया जाता है। यानी इसको बोलते हैं ऐसे शब्द जिसको हम एक साथ यूज कर सकते हैं, है ना। बिग न्यूज नहीं होता, बिग न्यूज गलत होता है, ग्रेट न्यूज हो सकता है ना। आपने ब्रेकिंग न्यूज सुना होगा, है ना, ब्रेकिंग न्यूज होता है ना। बिग न्यूज नहीं सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो ऐसे शब्द जो कि संबंधित हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों, हम उसको बोलते हैं क्रम या साथ साथ रखकर सीखना, उसको कोलोकेशन कहा जाता है बच्चों। क्लियर है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा, फर्स्ट आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। लेखन कौशल पठन के साथ साथ विकसित होती है। हो सकता है बिल्कुल, पहले पठन कौशल विकसित होता है, इसके बाद लेखन कौशल विकसित होता है, ऐसा तो गलत है बच्चों। बच्चा पहले लिखना भी सीख सकता है एक बार। लेखन कौशल के विकास में समय लगता है, ऐसा नहीं है। लेखन कौशल पठन से पहले विकसित होती है, ऐसा भी नहीं है।
आंसर क्या होगा, लेखन और पठन साथ साथ चल सकते हैं, है ना, सही है ना, कि जब आप लिख रहे हो तो उसको आप पढ़ते भी हो, तब कभी देखा होगा जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो उसको पढ़ते भी हो साथ साथ में, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा, दैट इज फर्स्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि कनिका पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका है, ठीक है, वह अपने विद्यार्थियों को अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ने के लिए कहती है, ओके, और विषय वस्तु तथा भाषा सिखाने के उद्देश्य से शब्द भंडार और बोधगम्य कार्य करने के लिए भी कहती है, मतलब उसको पाठ में आने वाले शब्द को सिखाती भी है और उसकी उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी कर रही है। इस युक्ति को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कि शब्द भंडार, यानी कि देखो पर्यावरण में जो शिक्षण है उसमें आने वाले शब्दों के बारे में बता रही है, अर्थ के बारे में बता रही है, तो यानी कि वो पर्यावरण को भाषा के शब्दों के साथ जोड़ रही है। तो जब किसी सब्जेक्ट को, विषय को भाषा के साथ जोड़ा जाता है तो इसको कहते हैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम के तहत भाषा, या भाषा के तहत पाठ्यक्रम कह सकते हैं, ऐसा कुछ होता है बच्चों। तो ये भाषा समूचे पाठ्यक्रम में, तो समूचे पाठ्यक्रम में जो भाषा शब्द यूज हो रहा है उसको हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, लैंग्वेज के द्वारा जो हम पाठ्यक्रम को सिखा रहे हैं उस पर फोकस है हमारा, कि बच्चों को शब्द पाठ्य भी पढ़ा रहे हैं और साथ में उसको भाषा संबंधी जो शब्द हैं, जो वर्ड हम उसमें यूज कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, क्योंकि हर विषय के अंदर हम भाषा को भी क्या करते हैं, सिखाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के तहत। ठीक है, तो डी इसका आंसर है। एक अध्यापिका शिक्षार्थियों द्वारा लेखन में की गई गलतियां, वर्तनी और व्याकरण दोनों प्रकार की गलतियों की पहचान करती है, कि मतलब एक लेखन किया गया है उसमें गलतियां हैं, वर्तनी संबंधी स्पेलिंग होता है बच्चों, और व्याकरण होता है ग्रामर में, ठीक है, तो उसकी पहचान कर लेती है, ओके। इसके बाद वह समूची कक्षा में बिना विद्यार्थी के नाम लिए प्रत्येक सप्ताह इन गलतियों के बारे में समझाती है, ओके, मतलब नाम नहीं लेती, रिकॉग्नाइज कर ले बट नाम नहीं ले रही है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण होता है कि बच्चों की प्रॉब्लम को पहले हम जानते हैं, डायग्नोसिस करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चे की प्रॉब्लम के साथ है, पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चे वो नहीं कर रही है, बच्चे को नहीं बता रही है, तो डायग्नोसिस तो खैर नहीं हुआ, प्रतिपुष्टि दे रही है, यानी फीडबैक दे रही है, ये हो सकता है, फीडबैक कर रही है वो, है ना, यानी कि उसको समझाया तो बच्चे ने गलत सीखा तो उसको कैसे ठीक करना है, तो फीडबैक होता है कि उसको ये देख रही है कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं और उसको मैं किस प्रकार से ठीक कर सकता हूँ। तो प्रतिपुष्टि इसका आंसर हो सकता है। शिक्षार्थी को यह बताना कि उसकी गलती गंभीर है, ये नहीं, शिक्षार्थी को यह बताना कि गलतियाँ भाषा अधिगम में व्यवधान करती गलत है, तो आंसर इसका क्या आना चाहिए बच्चा हमारा, आपका बी, है ना, क्योंकि उसके लिए डायग्नोसिस करना होता है, रिमेडियल टीचिंग के लिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात तो नहीं की जा रही है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, बच्चे को हमने बताया नहीं है, तो एक तरह से फीडबैक दे रहे हैं, उसको पता लगेगा हाँ मैंने यहाँ गलती की थी, मैंने ये वर्ड गलत लिखा था, तो बच्चा को फीडबैक मिल पाएगा। तो बी इसका आंसर होना चाहिए बच्चों, देखा जाए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा, सेकेंड होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे मानक वर्तनी में लिख पाएं, सुंदर अक्षरों में लिख पाएं, छोटी कहानी लिख पाएं, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख पाएं। ऑब्वियसली बात है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख पाएं, मतलब कि उसका जो लिखने का कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, भावनात्मक उद्देश्य होता है, संज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, या सामाजिक उद्देश्य होता है, तो सभी प्रकार के उद्देश्य को पूरा करने वाला होना चाहिए, पढ़ने लिखने हर संबंधी से। इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा, फोर्थ। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सकते हैं, ओके, अपना शब्द भंडार विकसित कर सकते हैं, ठीक है, व्याकरण के नियमों को याद कर सकते हैं, ठीक है, कही या लिखी गई बात पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण से परख सकते हैं। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, कही या लिखी गई बातों को शब्दशः लिख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, अपना शब्द भंडार विकसित कर सकते हैं, नियमों को रट सकते, ये भी नहीं होगा बच्चों, बट हाँ कही गई बात को अपने ढंग से या आलोचना ढंग से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं ना, तो परख सकते हैं, प्रस्तुत भी कर सकते हैं। बात सही है कि किस तरीके से बात कही गई है, यानी उसमें कितना सही है कितना गलत है, ये बात है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, ठीक है ना, है ना, तो हम आलोचना से इसको समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है, तो उसके पीछे का जो लॉजिक कह सकते हो, तर्क, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, फोर्थ होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किन बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे, ओके, हिंदी भाषा सिखा रहे हैं आप, हिंदी की मानक वर्तनी, हिंदी भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य संरचना,
हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। सौंदर्य किस बात में है ये कह सकते हो बच्चों? तो आप सौंदर्य पर भी ध्यान देंगे, बट मेन क्या है कि हिंदी भाषा में कौन सी भाषा वर्तनी, वर्तनी का यूज किस प्रकार से किया गया है ना, सौंदर्य कैसे है, संरचनाएं क्या क्या बनी हुई हैं, तो सब पे ध्यान देंगे। बट मेन क्या है, सौंदर्य और उसका औचित्य कितना है ना। औचित्य है यहाँ, इसका मतलब यहाँ पे औचित्य से है, औचित्य कितना है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए हमारा, फोर्थ। बाकी सब पर ध्यान है, बट डी इसमें सबसे बेस्ट आंसर हमें लग रहा है कि भाषा की औचित्य, सौंदर्य क्या है, कौन से भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन से व्याकरणीय शब्द का प्रयोग किया गया है, या कुछ भी जो भी हर भाषा के सौंदर्य को बढ़ाती है, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, सब जो है इसी के अंदर आपका आ जाता है। तो 4 इज द राइट आंसर। अगला है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हो? छोटे बच्चों में ऑब्वियसली बात है, कहानी है ना, पहली क्लास का बच्चा है तो कहानी ज़्यादा सुनेगा ना। तो कहानी, और कहते भी ना कि स्टोरी टेलिंग कराना बच्चे को, स्टोरी टेलिंग हम कराते हैं ना, कहानी कथन विधि। छोटे बच्चे कहानी से बहुत अच्छा सीखते हैं। नाटक, डायरी सभी अच्छे हैं, बट सबसे अच्छा क्या, कौन सी विधा है हमारी, कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर सीधा सा क्या होना चाहिए, 2 बी, यानी कि सेकेंड आंसर। पढ़ने का प्रारंभ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, किसके लिए होनी चाहिए? पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए? अर्थ के लिए होना चाहिए, सीधी सी बात है। इसका आंसर क्या होगा, अर्थ के लिए, है ना। पढ़ने में क्या होता है, मेन हमारे लिए अर्थ ही तो होता है कि जो पढ़ रहा है उसका अर्थ बच्चा समझ ले कि किस लिए बोला जा रहा है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, अर्थ। उद्देश्य क्या है, उसका अर्थ को समझे बच्चा कि क्या कहना चाह रहे हैं ना। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? अर्जित करना मतलब अर्जन की बात की जा रही है यहाँ पर। बच्चों को नियम बनाना सिखाना, नियम तो बनता नहीं है अर्जित में, अर्जित तो अपने आप होती है। जैसे मातृभाषा बच्चे अर्जित करते हैं ना अपने आप से, जो भाषा अपने आप जब डेवलप कर ली जाए बिना किसी की सहायता से, बिना किसी अभ्यास के, उसको हम भाषा अर्जन कहते हैं, है ना। जैसे कि हमारी मातृभाषा होती है। और भाषा अधिगम होता है जब बच्चा किसी से सीखता है। तो यहाँ पे तो सीखने की बात तो की नहीं जा रही, यहाँ पे अर्जन की बात की जा रही है ना। ये एक सहज प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये भी ठीक है। बच्चे भाषा के नियम को आत्मसात करते हैं, ये भी गलत है बच्चों। कौन सा नहीं बोला है ना बच्चों, कौन सा नहीं है ना। तो पहला तो नहीं है, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है बच्चे के। अच्छा, बच्चे, इसने नोट पूछा यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखो सहज भी है, ठीक है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है, और बच्चे अपने आप नियम को आत्मसात की खुद बना भी लेते हैं। आपने सुना होगा कि उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, ये जो भाषा अर्जन शब्द है, ये आपका नाम चॉम्स्की द्वारा दिया गया है। और चॉम्स्की ने, याद होगा आप लोगों को, उसने कहा था कि बच्चे स्वयं भाषा के नियम बना देते हैं एलईडी के अंदर, भाषा अर्जन जो यंत्र होता है उसके अंदर। किसके अंदर, भाषा अर्जन यंत्र के अंदर। भाषा अर्जन यंत्र, ये वो यंत्र होता है जिसके द्वारा बच्चा भाषा को अर्जित करता है। जब बच्चा भाषा अर्जन करता है तो बच्चे नियम खुद स्वयं बना लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। तो ये बात भी सही है, बट बच्चा भाषा नियम सीखता नहीं है, सिखाया नहीं जाता बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अर्जन की बात की जा रही है। इसमें बच्चा सीखेगा नहीं। बच्चा हाँ आत्मसात स्वयं कर सकता है, बट सीखता नहीं है। तो तीनों वाक्य सही है, बट इसने नॉट पूछा है, तो कौन सा नॉट, कौन सा नहीं है। भाषा अर्जन में कभी भी बच्चे भाषा के नियम को बनाना सीखते नहीं है, ये अपने आप बच्चे में डेवलप होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। लिखना सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अर्थ की अभिव्यक्ति, शब्द ज्ञान, अक्षर ज्ञान, वाक्य ज्ञान। ऑब्वियसली बात है, लिखने में क्या इंपॉर्टेंट है कि आप शब्दों को अच्छे तरीके से क्या कर पाओ, अर्थ के साथ अभिव्यक्त कर पाओ, लिख पाओ, मतलब बता पाओ, है ना। अर्थ के साथ जो अभिव्यक्ति होती है वो लिखना कौशल के लिए बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। शब्द भी महत्वपूर्ण है, हालांकि सब कुछ महत्वपूर्ण है, पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या होगा कि बच्चा शब्द के कौन अच्छे शब्दों में लिख कर बच्चा क्या कर पाए, अभिव्यक्त कर पाए सिचुएशंस के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होना चाहिए। वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, अब इसी बात है। तो वाइगोस्की ने समाज के संदर्भ में, उनका मानना था कि समाज से भाषा सीखी जाती है, या समाज से भाषा क्या है, संबंधित है। जितना अच्छा समाज होगा उतना अच्छा बच्चे में भाषा का विकास होगा, है ना। और इसको सामाजिक सांस्कृतिक, उन्होंने भाषा की भूमिका में समाज और संस्कृति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, जी होगा। व्यवहारवादी दृष्टिकोण नहीं है, सब व्यवहारवादी भी नहीं, संज्ञानवादी भी नहीं। आंसर क्या होगा, समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, है ना। भाषा को उन्होंने समाज के संदर्भ में सीखने की बात कही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी, मतलब कि आप बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा को क्या दे रहे हो, प्राथमिकता देते हो, और देना भी चाहिए। अगर हमें अच्छे तरीके से भाषा सिखानी है तो एक बहुभाषिक कक्षा कक्ष में हमें बच्चों की भाषा को वरीयता देनी होगी बच्चों।
उसकी मातृभाषा को स्थान देना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्यों देना पड़ेगा? अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाए, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में लिखो। यस, हिंदी से बच्चा कहानी सुने और अपनी भाषा में लिखे, तो बच्चा सुनेगा तो अपनी भाषा में उसको क्या कर पाएगा, बता पाएगा बच्चों, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, है ना, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। हाँ, ये हो सकता है मेरे ख्याल से। यहाँ पे लिखो, पहली बार बच्चा स्कूल में आ रहा है ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, आप उसको अपनी पसंद का कोई गीत सुनाने के लिए कहोगे, अगर उसको आता होगा तो, क्योंकि बच्चा अपनी भाषा में ही तो सुना पाएगा ना। बट हिंदी भाषा में सुनी हुई कहानी को अपनी भाषा में सुनो, मतलब ऑब्वियसली बात है, हो सकता है उसकी हिंदी भाषा में उसने कहानी नहीं सुनी हो, तो बच्चा कैसे सुनाएगा। हाँ, बट अपनी भाषा बच्चा को जानता है कि उसकी भाषा क्या है, और भाषा अच्छी है, बच्चों को पता है, तो बच्चा अपनी भाषा में कोई गीत सुना सकता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आंकलन करने में कौन सा सब प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? प्रश्न, हीरा समझदार था या मोती? क्यों? झूरी ने कितने बेल तो हालांकि एक फिक्स आंसर को बताता, तो ये तो नहीं होगा। झूरी के बेलों के नाम क्या थे, ये भी नहीं बताएगा। गया कैसा व्यक्ति था, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या है, हीरा समझदार था या मोती, और था तो क्यों था। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों में याद रखना आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। इसका विकास करते हैं, आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। और जितना बच्चा आलोचनात्मक रूप से सोच पाएगा, उतने अच्छे बच्चे की भाषा या हिंदी का अच्छे से वो हो पाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, आपका फर्स्ट होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा में आंकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा के अंदर आंकलन का क्या उद्देश्य होता है? भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आंकलन करना, ओके। बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आंकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग से बच्चों की मदद करना। ऑब्वियसली बात है, आंकलन से बच्चा भाषा कितना अच्छा प्रयोग कर पा रहा है या कितना अच्छा उसने भाषा सीखा है, इसको हम जान सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर बेस्ट क्या होगा बच्चों, हमारा भाषा प्रयोग, क्योंकि मेन फोकस यही है कि बच्चा आंकलन में ये देखती है बच्चा भाषा को कितना अच्छे से प्रयोग कर पा रहा है। तो यहाँ पर फोर्थ इसका राइट आंसर होना चाहिए। तीसरी कक्षा का मोहित अक्षर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, मतलब बार बार वर्ड को रिपीट करता है ना। तो आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे, मतलब आप क्या कहेंगे, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई हो रही है? ऐसा तो नहीं है, उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही है, वो अर्थ की खोज की पुनरावृत्ति करता है। यस, अगर वर्ड को पढ़ रहा है ना, यानी कि उसको वो उसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहा है। कोई वर्ड हम दोबारा क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम ये देख पाए कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में की गई, किस संदर्भ में कही गई है ना। तो हम संदर्भ को खोजने के लिए, अर्थ को खोजने के लिए हम क्या करते हैं, वाक्य को रिपीट करते हैं। तो ये इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, हमारा फोर्थ, कि वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? भाषा परिवेश, क्या ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा की पाठ्य पुस्तक, ऐसा तो नहीं कह सकते। भाषा का आंकलन जरूरी है, परिवेश जरूरी है, और भाषा सीखने की पद्धति, क्या मेथड यूज की, ये भी जरूरी है। पाठ्य पुस्तक, क्योंकि देखो भाषा सीखने के लिए केवल पाठ्य पुस्तक ही नहीं होती, पाठ्य पुस्तक से हटकर भी हम बहुत सारे संदर्भ भाषा सिखा सकते हैं। तो इसका मतलब केवल पाठ्य पुस्तक ही नहीं होगा, और भी संदर्भ हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों हमारा, उसने कम बोला, कम महत्वपूर्ण। तो पाठ्य पुस्तक तो एक रिसोर्स है, बट पाठ्य पुस्तक के बिना भी बच्चे हर और तरीकों से भी भाषा क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सेकंड इसका आंसर होगा बच्चों। 29 है, भाषा शिक्षण के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को ही दृष्टि से देखें। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह भारतीय भाषाओं की स्वीकार करे और समृद्ध साहित्य को भी दृष्टि से देखे। बिल्कुल सही है। सराहना और विविधता, ओबीसी बात है, क्यों करे, हमें सराहना देनी चाहिए। जटिलता और साहित्य, जटिलता तो ऐसा मानते नहीं, विषमता और सराहना, विविधता और सराहना। देखो क्योंकि आपको पता ही है कि भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, क्योंकि क्या है, भाषा विविधता है, बहुत ज़्यादा है, विविधता है, तो हमें क्या करना है, उसको सराहना देनी पड़ेगी। क्योंकि देखो हमें हर बच्चों की भाषा को समझना है, क्योंकि हमारा देश क्या है, बहुभाषी है, तो हमें हर बच्चे की भाषा को समझकर सिखाना होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, विविधता और सराहना। कि हमें बच्चों को क्या देना है, विविधता, क्योंकि भाषा में विविधता होती है, और हमें उसको क्या करना है, सराहना देनी है, यानी कि उसको हमें समझना है, ताकि हम बच्चों को अच्छे तरीके से भाषा क्या कर पाए, सिखा पाए बच्चों। ठीक है, तो आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हिंदी पेडागोजी का। पहली कक्षा के बच्चे के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे?
बच्चों से कहेंगे कि मतलब कविता गायन चल रहा है तो आप क्या करेंगे, उससे पहले बच्चे पहली कक्षा से के बच्चों के साथ कविता गायन करने के बाद आप क्या करेंगे, मतलब बाद में क्या करेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी मातृभाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए, ओके। बच्चों कहेंगे कि वो सुनी हुई कविता को शब्द से शब्दशः सुनाए। बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द को बताएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों को कविता के आधारित कुछ प्रश्न पूछेंगे ताकि हम ये देख पाए कि उन्होंने कविता का कितने अच्छे तरीके से समझा है या उन्होंने कितना अच्छा कविता का अर्थ निर्माण किया है ना। तो प्रश्न पूछेंगे तो वो हम ये देख पाएंगे कि बच्चा ने कविता को कितने अच्छे से समझा है और कितने अच्छे अर्थ का निर्माण कर पाया है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों आपका, ठीक है। तो कविता काटन के एक बार हमें क्या करना है, उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछने हैं ताकि बच्चों का हम एक आंकलन कर पाए कि बच्चे किसी प्रकार से भाषा को सीख रहे हैं। तो आई होप कि आज का जो सेशन है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आई थिंक 14 नंबर हमारा ये क्लास थी, है ना। जैसे हमने 30 क्लास की हमने बात की है आप लोगों से, और सुपर 30 जो है मतलब 30 क्वेश्चंस को समझाने की बात आपसे की है हर सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में, इंग्लिश में, सीडीपी में। तो हम भरकस प्रयास कर रहे हैं आपको अच्छा सिखाने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं, ताकि और बच्चे भी इस प्रकार की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं इसका जो फ़ायदा है, लाभ है, वो उठा, ठीक है। तो आज हमने हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगली क्लास में फिर से हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। तब तक के लिए ये यहाँ पे विराम दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।